हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी आगे पढ़ चुके हैं कि हम हिंदी साहित्य की क्लास को आदिकाल तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब उसी क्लास से हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो उसी एमसीक्यू जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम अपभ्रंश साहित्य से रिलेटेड जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य से जो रिलेटेड वीडियो है वो आपको दिया जा चुका है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वहाँ से उसको देख लें, वो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में ये बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और इसके बाद देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए हमारा पहला आज का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश से प्रभावित रचना निम्न में से कौन है। क्लास में हमने आपको बताया था कि 8 रचनाएं ऐसी हैं जो अपभ्रंश से प्रभावित मानी गई हैं और 11 रचनाएं ऐसी हैं जो अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं मानी गई हैं। तो इसमें से दिया गया है कि अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं। सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, वर्ण रत्नाकर है या उपरोक्त सभी है। तो इसमें से आपका आएगा कि अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं उपरोक्त सभी है, यानी सिद्ध साहित्य भी है, नाथ साहित्य भी है और वर्ण रत्नाकर भी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी रचना अपभ्रंश से प्रभावित नहीं है। अब आइए इसी क्वेश्चन के साथ साथ हम एक बात और देख लेते हैं। वैसे तो हम क्लास में ये डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अब देख लेते हैं कि अपभ्रंश से प्रभावित जो 8 रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो है, पहली है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबलीरास, हम्मीर रासो, राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण जो सिर्फ गद्य में है और जो राउरवेल है वो गद्य पद्य दोनों में है, यानी वो चंपू काव्य में है, और लास्ट है आपकी वर्ण रत्नाकर। ये 8 रचनाएं अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सी रचना अपभ्रंश से प्रभावित नहीं है। तो कौन सी रचना अपभ्रंश से प्रभावित नहीं है, अभी मैंने 8 रचनाएं बताई हैं, उनमें से जो आप 8 रचनाएं हैं उनको अलग कर लीजिए। आपका ऑप्शन है ए श्रावकाचार, बी भरतेश्वर बाहुबलीरास, सी हम्मीर रासो और डी बीसलदेव रासो। तो इसमें से कौन सी रचना अपभ्रंश से प्रभावित नहीं है। अभी मैंने आपको 8 रचनाएं बताई, उसमें से मैंने बीसलदेव रासो का कोई वर्णन नहीं किया। तो अगर मैंने बीसलदेव रासो को नहीं बताया तो इसका ये मतलब है कि बीसलदेव रासो का अभी मैंने कोई जिक्र नहीं किया, तो बीसलदेव रासो अपभ्रंश से प्रभावित रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश से प्रभावित है। अभी मैंने आपको 8 की 8 रचनाएं बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन देख लीजिए। राउरवेल, ऑप्शन बी है उक्त व्यक्ति प्रकरण, सी है ए एंड बी यानी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने 8 रचनाओं की जब बात की थी तो उसमें राउरवेल भी आया था और उक्त व्यक्ति प्रकरण भी आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दोनों रचनाएं किस शैली में लिखी गई हैं, तो ये आप हमें कमेंट करके बताएं कि राउरवेल और उक्त व्यक्ति प्रकरण किस शैली में लिखी गई हैं, यानी गद्य में लिखी गई हैं, पद्य में लिखी गई या गद्य पद्य दोनों में लिखी गई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि अपभ्रंश से प्रभावित कितनी रचना को हिंदी साहित्य में स्थान दिया गया है। कितनी रचनाओं को हिंदी साहित्य में स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 10 या डी 11। तो अपभ्रंश से प्रभावित कितनी रचनाओं को दिया गया स्थान,
तो अभी हम आगे कंप्लीट कर चुके हैं कि 8 रचनाओं को स्थान दिया गया है और उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे कि वो 8 रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो वो है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, हम्मीर राशो, राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। ये आपकी 8 रचनाएं हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं कितनी हैं। ऑप्शन ए आपका है 11, ऑप्शन बी आपका है 12, ऑप्शन सी आपका है 13 और ऑप्शन डी है आपका 14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 11। 11 अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं हैं और 8 रचनाएं अपभ्रंश से युक्त रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश से मुक्त नहीं है? तो खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो या हम्मीर रासो। इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश से मुक्त नहीं है? यानी अपभ्रंश से अगर मुक्त नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें से सीधे सीधे ये भी है कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से इन तीनों में से कौन सी रचना अपभ्रंश से प्रभावित है। तो आप अभी मैंने आपको 8 रचनाएं बताई, उसमें मैंने हम्मीर रासो का भी जिक्र किया था। तो इसका मतलब ये है कि अपभ्रंश से मुक्त जो रचनाएं नहीं हैं उनमें से हम्मीर रासो नहीं है, यानी अब हम्मीर रासो जो रचना है वो अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, ये आपकी अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं हैं। अपभ्रंश से मुक्त कुल 11 रचनाएं हैं। उनके नाम ऐसे हैं कि खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, स्थूल भद्र रास, रेवंत गिरी रास, वसंत विलास और 11वीं है आपकी खुसरो की पहेलियां। ये 11 रचनाएं अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं मानी गई हैं। किसने माना है ये हम आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं। अपभ्रंश से मुक्त रचना कौन सी है? अभी मैंने आपको 11 की 11 रचनाएं बताई। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि अपभ्रंश से प्रभावित मुक्त रचनाएं कौन सी हैं। पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया कि पृथ्वीराज रासो और जयचंद्र प्रकाश ये दोनों ही अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, अपभ्रंश से मुक्त रचना कौन सी? जय मयंक जस चंद्रिका। यानी अपभ्रंश से ये मुक्त रचना जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है आपका अब्दुल रहमान, बी जिनदत्त सूरी, सी जोइंदु, डी मधुकर कवि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुकर कवि। अगला क्वेश्चन है आपका, चंदन बाला रास किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना से मतलब है कि ये अपभ्रंश से मुक्त है या अपभ्रंश से प्रभावित है। तो अभी मैंने अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं जो आपको 11 रचनाएं बताई हैं उनमें से चंदन वाला रास का जिक्र किया गया है। तो आपको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सॉरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं। ये अपभ्रंश से मुक्त रचना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपभ्रंश से प्रभावित रचना इनमें से कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और जल्दी याद भी नहीं होते, इसलिए इनको बार बार ये वीडियो आप देखें ताकि आपको ये अच्छे से तैयार हो जाए। तो अपभ्रंश से प्रभावित रचना इसमें से कौन है? ऑप्शन ए स्थूल भद्र रास, बी है रेवंत गिरी रास, सी है वसंत विलास और डी है उपरोक्त सभी। तो अपभ्रंश से प्रभावित रचना जो है स्थूल भद्र रास, रेवंत गिरी रास, वसंत विलास और उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है कि यहाँ पे प्रभावित नहीं, यहाँ पे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों रचनाएं
अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन यही आता है तो यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त कोई नहीं। आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि मैंने अपभ्रंश से जो मुक्त रचनाएं 11 रचनाएं हैं वो मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि खुसरो की पहेलियां किसकी रचना है। ऑप्शन ए है जायसी, बी अमीर खुसरो, सी श्रावकाचार, डी विद्यापति। तो खुसरो की पहेलियां किसकी रचना है, तो जाहिर सी बात है कि खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो हिंदी के सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन्होंने कितने सुल्तानों का शासन देखा है। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है, तो हिंदी में भी इस क्वेश्चन का कई बार वर्णन आया है कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा है। तो इन्होंने बलबन से लेकर अलाउद्दीन तक 7 सुल्तानों का शासन देखा है। ये आप मस्ट भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और इनकी और भी कई रचनाएं हैं, जैसे अमीर खुसरो की जो रचना है वो खुसरो की पहेलियां हैं, खालिक बारी है, दो सुखने हैं। ये इस टाइप की छुटपुट रचनाएं बहुत करते थे, और इन्होंने ही हिंदी को हिंदवी कहा है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं, और अगली क्लास आपकी होगी तो वो होगी कि रास साहित्य में, या जो आदिकालीन साहित्य को बांटा गया है 5 भागों में, सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, नाथ साहित्य, तो उन जो साहित्यों में बांटा गया है उन साहित्य में जो MCQ बनेंगे, जो सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, उनको सबको मिला के आपको एक क्लास और दी जाएगी। वो क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपको फिर भक्ति काल को डिटेल से पढ़ाया जाएगा, जैसे कि हमने आदि काल को डिटेल से कवर किया और उसके बाद में MCQ को सॉल्व किया। इसी तरह अभी हम MCQ की एक दो क्लासें जो भी बनेंगी वो क्लास सॉल्व करने के बाद में हम भक्ति काल को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई क्लासेस समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर ऐसी ही और वीडियो आपको तुरंत मिले, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमें ऊर्जा देता है। दोस्तों आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद।